आइए। क्या आध्यात्मिक गुरु सबसे सम्मानित बेसिकली मैंने धर्म क्षेत्र के में अध्यात्म के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का कार्य किया है। मूलतः जो मठ व्यवस्थाएं हैं उससे बाहर निकलकर विचार और कर्म। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु हैं? नहीं, मैं नहीं कहना मानता। अच्छा, आपने ठीक है। मैंने जो सामाजिक काम किए उसके बारे में पूछें तो आपके उत्तर प्रदेश को ज़्यादा लाभ मिलेगा कि हम जो आज ईंट और सीमेंट के जो मंदिर और मठ बना रहे हैं उसके बदले में हम जिंदा मठों को संस्कारित करके किस तरीके से समाज को भयमुक्त और अपराध मुक्त बना सकते हैं, सुविकसित कर सकते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे युवा पीढ़ी के लिए हम क्या दे सकते हैं। आपको जो पूछना निर्भीक होकर बिल्कुल आप इस पर। सर्वप्रथम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त बंधु माताओं को वंदन करता हूँ और जो नववर्ष आने वाला है उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। क्या क्या प्रयोजन है आपके, क्या क्या सामाजिक कार्य? हमने अध्यात्म के माध्यम से जो सामाजिक परिवर्तन का कार्य है, मूलतः राष्ट्र, समाज और मानवता के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को सार्थक रूप से किस तरीके से विचार और कर्मों के आधार पर उत्तर दिया जा सकता है। इसलिए सबसे पहला जो हमने कार्य किया, जो हार फूल नारियल चढ़ावे, जिस तरीके से तमाम चढ़ावों को हमने बंद किया, मात्र उतना भर कर लेने से लगभग 12 लाख स्कॉलरशिप्स निर्धन छात्रों, वाद्य पूजाएं बंद की, वृक्षों की शोभा यात्रा निकालना शुरू की, प्रसाद के नाम पर देव वृक्षों का वितरण किया और महापर्यावरण यज्ञ के माध्यम से जो हमारे अमर शहीदों के नाम पर हैं, स्वतंत्र वीरों के नाम पर हैं, महापुरुषों के नाम पर हैं, जो हमारे पितृ हैं उनके नाम पर है, जिसको भी आप आदर्श मानते हैं उन आदर्शों के नाम पर एक वृक्ष आप लेकर जाइए और उसके माध्यम से हमने लगभग 21 लाख प्लांटेशन की। चलिए, अब देश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, तो ऐसे में किस तरीके से देखते हैं ये लोकसभा चुनाव को? मेरा यही विनती है कि सबसे पहले अगर मेरा अस्तित्व ज्ञानमयी है तो मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं और अगर मैं कर्तव्य बोध से संकल्पित हूं तो मैं राष्ट्र का आदर्श नागरिक हूं। सर्वप्रथम हमें आदर्श नागरिकता का परिचय देना चाहिए और उसलिए मतदान करना बहुत आवश्यक है। और प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि चुनते समय आज वलय या फिर किसी प्रभामंडल से प्रभावित न होते हुए सबसे पहले ये देखें कि जिसे हम चुनने जा रहे हैं उसने राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए क्या विचार रखते हैं और क्या कार्य किए हैं। इस कार्य के अनुसार ही हम हमारे जनप्रतिनिधियों को चुने तो निश्चित तौर पर आने वाला समाज सशक्त हो सकता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा जो राष्ट्र है वर्तमान में सर्वत्र अगर हम देखते हैं तो एक तरह से ऐसी परिस्थिति निर्माण की गई है कि सब तरफ निराशा का एक वातावरण है, जैसे इस राष्ट्र में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है और हर तरफ अनाचार, भ्रष्टाचार और अनेकों प्रकार की जो समस्याएं हैं वो मुंह फैलाए खड़ी हुई है। अब ये कथन आया था जिसमें हर हर मोदी की नारेबाजी की गई। मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि जिस भी शब्द अथवा पर्याय से जन भावना जुड़ी हो, लोक श्रद्धा जुड़ी हो, अगर उस लोक श्रद्धा के कारण विवाद की स्थिति, उस लोक श्रद्धा पर और उस जन भावना को कहीं ना कहीं पर स्पर्श करने वाली विवाद की स्थिति अगर निर्माण होती है तो उसे त्याग देना चाहिए स्वस्थ समाज के लिए। चलिए, नरेंद्र मोदी आपसे काफी प्रभावित हैं, तो ऐसे में क्या मानते हैं प्रधानमंत्री बन पाएंगे नरेंद्र मोदी? देखिए, प्रार्थना पॉलिटिकल एनालिसिस क्या कहता है? पॉलिटिकल एनालिसिस मेरा यही कहता है कि अच्छे लोग आना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर यूपी की बात करें तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यूपी में इलेक्शन बड़ा वर्चस्व वाला होता है, तो आप क्या मानते हैं कि आगे क्या स्थितियां बनेंगी? मुलायम सिंह, मायावती? देखिए, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ पर मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अब जो तीसरे मोर्चे की जो संभावना है उसका बहुत सा अस्तित्व अब खत्म होने जा रहा है। आज जो परिस्थिति है वो बहुत स्पष्ट हो चुकी है, या तो एनडीए या फिर यूपीए। एनडीए के साथ में
घटक दल जुड़कर और सरकार बनाए या फिर यूपीए के साथ जुड़कर सरकार बनाए। और ज़्यादातर अभी जो वर्तमान में जिस तरीके से स्थितियां बनती है वो एनडीए की तरफ झुकाव ज़्यादा है। यूपीए जो है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त नजर आ रही है, तो क्या लोगों का रुझान एनडीए की तरफ ज़्यादा है, ऐसा लगता है? मेरा ये मानना है कि यूपी की जनता बहुत जागरूक है और वो उसी प्रतिनिधि को चुनेगी। बहुत तेज बारिश है, उन्होंने कहा कि वे वरुण देवता हमारी प्रतीक्षा ले रहे हैं, पूरी तरह से भीग गए, मगर उन्होंने कहा कि मैं वहां से जब तक नहीं हिलूंगा जब तक बच्चे टेंट में बैठे हुए थे, और जब बच्चे सारे निकल गए तब वहां से भीगने के बाद, अदरवाइज अगर और कोई शब्द होते तो सबसे पहले छाता लाओ, हम छाता लेके दौड़े। उन्होंने कहा नहीं, जब मेरे बच्चों के पास छाता नहीं है तो मैं भी छाता नहीं लूंगा। और जितने भी बच्चे, अभी आपने देखा जब रास्ते में आ रहे थे, जितने भी बच्चे के पास खड़े, हर बच्चे के कंधे पर हाथ रखते हैं, हर बच्चे से पूछते हैं, उसके बात पूछते हैं, उससे बात करते हैं, इतने सरल। और अभी और एक सिद्धांत देखिए आप, वहां से हम नोएडा से यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हमने पूछा रास्ते में कि गुरुदेव आपने अभी तक ना नाश्ता किया है ना लंच किया है, आप क्या लेंगे? उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं लूंगा, पहले मैं बच्चों से मिलूंगा। और यहाँ आने के बाद प्रेस उन्होंने घेर लिया, पानी भी नहीं पिया है और सीधा आपके बीच में आ गए। सुबह से अभी तक आपने एक बार ब्रेकफास्ट किया होगा, लंच किया होगा, मगर आपने एक गिलास पानी मेरे सामने पिया, इसके अलावा कुछ नहीं पिया। आपको और सुनकर ताज्जुब होगा। अभी आप इनको सुनेंगे, मैं उसके विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा। इनको सुनने के बाद में मैं चाहूंगा, उसके बाद में 2 छात्रों को बुलाऊंगा जो बताएंगे अपने विचार कि इनको सुनने के बाद और उससे पहले जितने भी यहाँ पर इस मंच पर ऋषि मुनि आए, उनके कंपैरिजन में आपको क्या लगा आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। और अब मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा और मैं ज्यादा बड़ा परिचय नहीं दूंगा, क्योंकि ये परिचय के मोहताज नहीं है। ये परिचय आज अपनी आपके साथ में जो इनका इंटरेक्शन होगा, इनका परिचय अपने आप हो जाएगा। और मैं गुरुदेव से सीधे प्रार्थना करूंगा कि गुरुदेव आप यहाँ पधारे, और आपके और बच्चों के बीच में मैं आप ज्यादा नहीं आना चाहता। शहीदों को, संत महात्माओं को, समाज सेवकों को, विचारवंतों को और आपके मातृपितृ शक्तियों को मैं स्मरण करते हुए वंदन करता हूं। मेरे सम्मुख उपस्थित कलयुग के सच्चे पुष्प, भारतवर्ष की आशाएं, भारतवर्ष के भविष्य और युवा राष्ट्र के युवा साथियों, आप सभी को मेरा प्रेमपूर्वक वंदन। आप सभी के साथ में समस्त गुरुजनों को, IIMB संस्था के सभी मेरे कर्मचारी बांधवों को, समस्त डायरेक्टर्स को, पदाधिकारियों को एवं जिनके कारण हम यहाँ पर उपस्थित हो सके, मैं आपके सामने और आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर सका, ऐसे परम श्रद्धेय आदरणीय बंधुगत श्री योगेश मोहन जी गुप्ता साहेब, आदरणीय भाभी साहेब, समस्त गुप्ता कुटुंब एवं मेरे सम्मुख उपस्थित समस्त मातृशक्ति और पितृशक्ति, आप सभी को मेरे पत्रकार बांधवों के साथ वंदन। कुछ दिन पहले ऐसे ही एक कार्यक्रम में मेरा जाना हुआ था। उस कार्यक्रम में पहुंचने के बाद में मैंने देखा वहां पर चर्चा हो रही है, तो चर्चा कुछ अलग प्रकार की थी। आपस में 2 मित्र रहे और उस चर्चा का विषय था कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब आतंकवादी हमला हुआ तो उसमें एक भी भारतीय नहीं मारा। दूसरे मित्र ने जिज्ञासावश प्रश्न पूछा
दूसरे मित्र ने जिज्ञासावश प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों कि एक भी भारतीय उस आतंकवादी हमले में हताहत नहीं हुआ। तो इस पर पहले वाले ने उत्तर दिया कि भारतीयों को कभी समय पर पहुंचने की आदत ही नहीं रहती, इसलिए एक भी भारतीय जो है उस आतंकवादी हमले का शिकार नहीं हुआ। मैं वहीं पर उपस्थित था, मेरे मुख से अचानक निकला, आप सच कह रहे हैं, भारतीय लोग कभी समय पर नहीं पहुंचते। पर जब मुंबई की लोकल ट्रेन में आतंकवादियों का हमला होता है और जब मुंबई की लोकल ट्रेन में ब्लास्ट होता है तो अपने शरीर पर कपड़े न होने वाले, एक फटी धोती पहने हुए, फटी बनियान पहने हुए, अपने झोपड़ी पे ताड़ पत्री रखे हुए यही भारतीय लोग अपने जान की परवाह किए बगैर, भयभीत न होते हुए अपने घायल बंधुओं को बचाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। भारतीय समय पर नहीं पहुंचते, पर मानवता में कभी पीछे नहीं रहते हैं। मानवता में हमेशा समय पर रहते हैं, मानवता पे समय पर। और जिन्हें आप सत्य कहते हैं, यही लोग जब कैटरीना का तूफान आता है तो लाशों के ऊपर से जो है ऑर्नामेंट्स, आभूषण खींचते हैं, पाशविक अत्याचार करते हैं। भारतीय लोग समय पर नहीं पहुंचते, परंतु मानवता की दृष्टि में कभी भी पीछे नहीं होते हैं। इसलिए यही हमारा मूल संस्कार है। अगर भारतीयों के संस्कारों को समझना है तो एक ही शब्द में समझा जाता है, वो है मानवता। और इसलिए जब जब अन्न का अकाल पड़ता है तो मानव मरता है, पर संस्कारों का अकाल पड़ता है तो संपूर्ण मानवता मरती है। जब जब अन्न का अकाल पड़ता है तो मानव मरता है, पर जब संस्कारों का अकाल पड़ता है तो मानवता मरती है। ये संस्कार होते क्या है? हमारे घर में जो हमारी मां है वो संस्कार है, हमारे घर में जो हमारी मां है वो संस्कार है, हमारे घर में जो हमारा पिता है वो संघर्ष है। और जब ये संस्कार और संघर्ष एकत्रित आते हैं तो ये पुरुषार्थ का जन्म देते हैं, ये पुरुषार्थ को जन्म देते हैं। और उसमें जब गुरु ज्ञान का योग जुड़कर आ जाता है तो ऐसे कर्म को कर्मयोग कहा जाता है। इसे कर्मयोग कहा जाता है। आज भारतवर्ष को सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है? आज भारतवर्ष को सबसे ज्यादा आवश्यकता है कर्मयोगी। वो कर्मयोगी जो विचार और कर्म में समानता था। जैसा मेरा राम वैसा मेरा हृदय, जैसा मेरा हृदय वैसा मेरा राम। अर्थात हम जैसे अंदर से हैं वैसे बाहर से हो, और जैसे बाहर से हैं वैसे अंदर से हो। मेरे आने के पहले आपके मन में तमाम शंकाएं होंगी, क्यों बिठाया गया हमें इतने समय से? बाध्य हैं, संस्था चालकों ने बोला है तो आपको बैठना पड़ेगा। कौन भैया महाराज है? हम किसे पहचानते हैं? किसी के बीच में उपहास का कारण होगा, किसी के बीच में शंका का कारण होगा, किसी के बीच में अविश्वास और विश्वास की डोर में झूलता हुआ होगा। पर यह सारी स्थिति निर्माण क्यों हुई है? कभी इसका अपन ने विचार किया? कभी हमने इसका विचार किया है? स्वतंत्रता मिलने के बाद में एक तरफ हम देखते हैं कि धार्मिक आयोजनों की बाढ़ सी आ गई हमारे देश में। सामाजिक संगठन जगह जगह पर खड़े होकर आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं, और जातिगत संगठन अपने अधिकारों की मांग करते हुए दिखाई देते हैं। फिर भी समाज की ग्लानि दूर नहीं होती है, समाज की ग्लानि दूर नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति क्यों है कि हम आज एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते? ऐसी परिस्थिति क्यों है कि हम एक दूसरे के ऊपर शंका की दृष्टि से देखते हैं?
क्यों ऐसी परिस्थिति है कि हम गंभीर से गंभीर विषयों को उपहास का केंद्र बना देते हैं, हंसी का पात्र बना देते हैं। किसी भी पात्र को या किसी चरित्र को हम गंभीरता से नहीं लेते। उसका मूल कारण है कि दोहरे चरित्रों का उदय जिस तरीके से धर्म क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्र में जिस तरीके से स्प्लिट पर्सनैलिटीज का डेवलपमेंट हुआ है, उसके कारण यूथ हो या आज का समाज हो, उसका विश्वास किसी पे नहीं बचा है। और इसीलिए उसका परिणाम यह हो चुका है कि आज पूरे देश के सामने एक निराशा का वातावरण आकर खड़ा है। संपूर्ण राष्ट्र के सामने एक निराशा का वातावरण है। इस निराशा के वातावरण में ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस देश में कुछ अच्छा होता ही नहीं, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। इस देश में अच्छा हो ही नहीं रहा। जैसे जैसे हमारी स्वतंत्रता बुजुर्ग होती जा रही है, वैसे वैसे हमारा यह देश युवा होते जा रहा है। वैसे वैसे हमारा यह देश युवा होते जा रहा है। इस युवा देश का युवा कैसा होना चाहिए, उस युवा का विचार कैसा होना चाहिए, उस युवा का आचरण कैसा होना चाहिए, उस युवा का चरित्र कैसा होना चाहिए, उस युवा के कर्तव्य क्या होना चाहिए, उस युवा के दायित्व क्या होना चाहिए, यह आज महत्वपूर्ण विषय है और यह आज महत्वपूर्ण मुद्दा है। कुछ दिन पूर्व मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था कि आप इतने सामाजिक काम करते हैं, 240 योजनाएं चलाते हैं, परंतु उसके बाद में भी आपकी ये योजनाएं, आपके ये विचार, आपके ये कार्य लोगों तक नहीं पहुंचते। उसका कारण क्या है? तो मैंने उसका उत्तर दिया था कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि जिनके पास सब कुछ है उन तक मैं नहीं पहुंच पाता हूं। मुझे इस बात का समाधान है कि जिन्हें मेरी आवश्यकता है उन तक मैं पहुंचता हूं और उनका मैं समाधान कर सकता हूं। आज सोच हमारे को बदलनी होगी। एक दिशा, एक दृष्टि, एक दृष्टिकोण ऐसा निर्माण करना होगा जो ये दोहरे चरित्रों को पहचान सके। इस देश के युवा का विचार ऐसा होना चाहिए। आज पूरा विश्व हमारे ऊपर नजरें गड़ाए बैठा हुआ है। भारत को महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। उसका कारण क्या है? महाशक्ति को के रूप में देखने का मूल कारण भारत में कुछ विशेष ऐसा कुछ घटित हुआ है ऐसा नहीं है। आज भारत को महाशक्ति के रूप में देखा जाता है तो वो युवाओं के कारण देखा जाता है, क्योंकि 25 वर्ष से 35 वर्ष की आयु की जो आबादी है वो 42% आबादी युवा है। 50% युवा जिस राष्ट्र में हो जहां विश्व बुजुर्ग होता जा रहा हो, बूढ़ा होता जा रहा हो और हमारा देश युवा होते जा रहा हो, ऐसे देश में निराशा का वातावरण, ऐसे देश में नकारात्मक वातावरण, ये शोकांतिका है। एक तरफ हम देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जब आतंकवादी हमला होता है तो पूरा विश्व चिंता में डूब जाता है, तमाम तरीके की चर्चाएं होने लग जाती हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, शोकाकुल हो जाते हैं। पर दूसरी तरफ वेनेजुएला में जब गाड़ी नदी में बाढ़ आकर 50,000 लोग डूब के मर जाते हैं तो कोई उसके प्रति संवेदना भी प्रकट नहीं करता, कोई उसके प्रति संवेदना भी प्रकट नहीं करता है। युवा को सिर्फ हम उल्टा करके देखते हैं। युवा को अगर हम उल्टा करते हैं तो उससे तैयार होता है वायु। विचार करो, अगर वायु स्वस्थ हो तो क्या होगा? अगर वायु स्वस्थ है तो राष्ट्र, समाज और मानवता भी स्वस्थ रहेगी। पर अगर वायु दूषित है तो राष्ट्र, समाज और मानवता भी दूषित हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए हमारा स्वस्थ रहना जरूरी है, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से हमारा स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ भारत के लिए, स्वस्थ भारत कोई आकर बनाने वाला नहीं है, स्वस्थ समाज कोई आकर बनाने वाला नहीं है, मानवता कोई सिखाने वाला नहीं है। ये हमारे अंदर है, हमारे अंदर निहित है। मात्र इस शक्ति को हमारे को पहचानना है। जब एक सामान्य किसान परिवार से मैं आकर बगैर कोई आडंबर दिखाए, बगैर कोई चमत्कार दिखाए
मात्र सहजता और सरलता से समर्पण की भावना से अगर मैं 12 लाख स्कॉलरशिप दे सकता हूं, 21 लाख प्लांटेशन कर सकता हूं, 1200 तालाबों का निर्माण गरीबों के लिए कर सकता हूं, 23,000 निर्धन बहनों के विवाह कर सकते हैं, 300 गांव में जमीन सुधार का काम करने के साथ में 650 HID क्लास के बच्चों का संरक्षण, उसके साथ में 2000 बच्चे जो फुटपाथ पर घूमते थे, कचरा उठाते थे, हाथ भट्टी पे काम करते थे, ईंट भट्टी पर काम करते थे, जो ढाबे पे काम करते थे, ट्रेन में सफाई करते थे, ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांगते थे, उन बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन के साथ में, वैल्यू एजुकेशन के साथ में जोड़ने का काम एक किसान के बेटे ने किया है। सामान्य तरीके से, कोई आश्रम नहीं, कोई मठों का निर्माण नहीं किया, प्रसिद्धि के पीछे कभी भागता नहीं। उसका कारण यह है कि प्रसिद्धि एक ऐसी प्रेयसी रहती है मित्रों कि ये कभी भी आपको तलाक देकर चली जाएगी, पर लोकप्रियता हमेशा ऐसी संगनी है जो जीवन पर्यंत आपका साथ निभाएगी। आज धर्म क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आज सब व्यक्ति प्रसिद्ध बनना चाहते हैं, इसलिए वो काल के ग्रास में भुला दिए जाते हैं, पर जो लोकप्रिय होते हैं वो संत कबीर के रूप में याद किए जाते हैं, संत मीरा के रूप में याद किए जाते हैं, संत नानक के रूप में याद किए जाते हैं, गुरु नानक के रूप में याद किए जाते हैं। तो जीवन में लोकप्रियता बहुत महत्वपूर्ण होती है और लोकप्रियता के माध्यम से आप अपनी ताकत रख सकते हैं कि बंधुओं कि बदलाव की जब हम बात करते हैं तो हम किस तरीके से बदलाव करेंगे, हम किससे अपेक्षा करते हैं, हम किससे अपेक्षा करते हैं। आज अपेक्षा और उपेक्षा के इस युग में जिसे कलयुग बोला जाता है, यहां तो परिस्थिति और मानसिकता ऐसी है कि स्कूटर पे 2 लोग जा रहे हैं, स्कूटर पे अगर 2 लोग जा रहे हैं, जाते जाते अगर वो नीचे गिर गए तो बाजू से जाते हुए लोग बोलते हैं, अरे अरे देखो बेचारा स्कूटर से नीचे गिर गया, लग गई है उसे, कोई उसे उठाने को तैयार नहीं, मात्र हम भी खुद उठाने को तैयार नहीं होते। ये अपेक्षा और अपेक्षा है। जब खुद की बात आती है तो हमारे घर में जब हमारे सुख सुविधाएं चाहिए, हमारे को संसाधन चाहिए, हमारे को अगर फर्नीचर चाहिए, हमारे को फ्रिज चाहिए, टेलीविजन चाहिए, हमारे को कोई भी रिसोर्सेज खड़े करना है, तो हम कुछ भी प्रयत्न करते हैं और उसको हमारे पास में अवेलेबल कराते हैं, हमारे पास उपलब्ध करा लेते हैं। परंतु बंधुओं, जब कर्तव्य और उत्तरदायित्व की बात आती है तो उसे कलयुग के नाम पर छोड़ देते हैं। इसलिए समाज नहीं सुधरता, इसलिए इस वायु को सुरक्षित रखने के लिए, इस वायु को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारी मूल संवेदनाओं को हम जागृत रखें, उन संवेदनाओं को जागृत रखें जो अपनत्व का भाव दे सके। किस तरीके से बदलाव आता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बार जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं महाराष्ट्र के, वहां पर मैंने एक कृषि तीर्थ योजना चालू की कि भगवान के दर्शन करके गरीब किसान जैसे ही बाहर निकलता है तो गलत हाथों में लगने के बजाय तांत्रिक मांत्रिक या ये गलत जो हटाधर और कुरीतियां देने वाले लोग हैं, इनके हाथों में लगने के बजाय उसे संपूर्ण ज्ञान मिलना चाहिए। इसलिए मैंने मार्केट ऑनलाइन, वेदर फोरकास्टिंग, क्रॉप कोऑर्डिनेशन, क्रॉप पैटर्निंग, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इसका मैंने ऑनलाइन वहां पर जो है डेमोन्स्ट्रेशन चालू किया, उसे नॉलेज सेंटर में कन्वर्ट किया और पास में सॉइल और वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज का निर्माण किया ताकि किसान अपनी मट्टी और जल लेकर आए, दिन भर भजन कीर्तन करें और साथ में शाम को अपनी मट्टी और जल लेकर जाए। उस कार्य से जब मैं पुणे गया, भूख लगी थी तो एक जूस सेंटर के पास में रुककर मैं आपको ऐसे कोई प्रवचन नहीं दूंगा जो काल्पनिक हो, मैं आपको मेरे अनुभव बताना चाहता हूं। बदलाव कैसे आता है मुझे तो बस इतना ही आपको बताना है और मैं ये नहीं चाहता और मैं ये भी अपेक्षा नहीं रखता कि कोई आए और बदलाव करे। मैं ये चाहता हूं हम स्वयं कैसे बदलें, हम स्वयं का निर्माण स्वयं से कैसे करें। यही शिक्षा का मूल अर्थ है और यही शिक्षा का सही अर्थ है। शिक्षा पेट भरने का साधन नहीं, पर व्यक्तित्व और अस्तित्व निर्माण करने का मूल मंत्र है। आज सबसे
दुर्भाग्य की बात यह है कि हम एजुकेशन को एक पैकेज इंडस्ट्रीज बना चुके हैं। बीबीए, एमबीए, मेडिकल, टेक्निकल, आप ये कोर्स करिए, आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना पैकेज मिलेगा। इस पैकेज में आप अपने बीवी के शौक पूरे कर सकते हैं, माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, पर उसमें राष्ट्र, समाज और मानवता के बारे में नहीं कहा जाता है। और उसी के कारण आज परिस्थिति यह होती है कि मुंबई पर जब आतंकवादियों का हमला होता है तो गेटवे ऑफ इंडिया के सामने एक दिन मोमबत्ती लेकर खड़ा होकर इस देश का युवा मीडिया के कैमरे के सामने खड़ा होकर उसका अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करता है, परंतु दूसरे दिन 5 लाख रुपए का पैकेज कमाने वाला इस देश का युवा, 10 लाख रुपए का पैकेज उठाने वाला इस देश का युवा क्या 10 रुपए भी राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए खर्च करने के लिए तैयार है? मैकडॉनल्ड में जाकर हम बात कर सकते हैं, मैकडॉनल्ड में जाकर हम कौन करप्ट है उसकी बातें करेंगे, मैकडॉनल्ड में जाकर हम लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे, पर उस मैकडॉनल्ड में जाकर न जाते हुए हम उन पैसे को बचाकर हमारे जैसा एक युवा साथी को शिक्षण के लिए प्रोत्साहन देने की मनोवृत्ति नहीं रखी। मानसिकता तो हमारे को बदलनी होगी। अगर हम हमारे आसपास का वातावरण स्वस्थ चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को वो सब ना देखना पड़े जो आप लोग देख रहे हैं, जो शंकाएं, जो अविश्वास, जो संदेह आपके सामने है, आपके जीवन में, वो आने वाली पीढ़ी के सामने ना हो। ये दोहरे चरित्र जो समाज को मानसिक गुलामीता की तरफ लेके जाते हैं, आपका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, और उसका परिणाम यह होता है कि काला हिरण का शिकार करने वाले को पद्मश्री दिया जाता है। उसका कारण भी युवाओं को समझ में नहीं आता। ऐसे लोगों को हम आदर्श मान लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए ऑटोग्राफ की हम भीड़ लगाते हैं, ऐसे लोगों के पीछे हम भागते हैं, जो मनोरंजन की दुनिया से आते हैं, जो हीरो कहलाते हैं, उन्हें हम आइडल के रूप में देखते हैं, एक आइकॉन के रूप में देखते हैं। पर मेरा ये पूछना है कि उन्होंने राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए क्या योगदान दिया है? क्यों नहीं हम हमारे असली हीरो को ढूंढते हैं और उन्हें अपने कैरेक्टर में समाहित करते हैं? इसलिए हमारे अंदर संघर्ष क्षमता कम होती जाती है, क्योंकि जिन्होंने खुद ही डिलीवर नहीं किया है, जिन्होंने खुद ही किसी नेशन के प्रति कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, सोसाइटी के प्रति कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, ह्यूमैनिटी के प्रति कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, वो आपके हीरो कैसे हो गए? यही तो आज कारण है, यही तो आज कारण है कि आज समाज में जो असंतुलन का मूल कारण है वो है आदर्शों का द्वंद्व है। आपके सामने आदर्शों का एक द्वंद्व चल रहा है। एक तरफ रातों रात तैयार किए गए आदर्श, इवेंट मैनेज करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, इमेज बिल्डिंग करेंगे, अपना प्रोजेक्शन करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, आप पहचानते भी नहीं रात में कि कौन है। दूसरे दिन उठते हैं तो देखते हैं कि पोस्टर और बैनर पर उनको महिमा मंडित कर दिया जाता है, समाज सुधारक का ठेकेदार बताया जाता है, या फिर धर्म का ठेकेदार बताया जाता है, या राजनीति का पैरोकार बताया जाता है। स्वतंत्रता मिलने के बाद में राजनीति वंशवाद बढ़ाने की प्रक्रिया हो गई, धर्म भगवान बनने का साधन हो गया, और समाज सेवा ये पुरस्कार प्राप्ति का ध्येय बन गई है। ऐसे आदर्श जिन्होंने कभी जीवन में कोई योगदान नहीं किया, और इन्हीं आदर्शों के ऊपर हम 2 महीने में, पिछले 2 महीने में 3 पिक्चरें रिलीज होती है और 500 करोड़ रुपया खर्चा कर देते हैं, 500 करोड़ रुपया खर्चा कर देते हैं। परंतु आज भी मेरी माता बहनें जो है अविवाहित घर पर बैठी रहती है, महंगाई का रोना रोते हुए हम 5 रुपये भी उनके लिए खर्चा करने को तैयार नहीं होते हैं। बड़े बड़े प्रवचन सुनते हैं, क्राइम फ्री सोसाइटी, अपराध मुक्त समाज, भय मुक्त समाज, क्या दे रहे हैं आदर्श? मात्र टोपी पहन लेने से, मोटरसाइकिल लेकर पीछे बोलने से, झंडा उठाकर आंदोलनों में खड़े हो जाने से क्या बदलाव की स्थिति आएगी? अरे जिस दिन आपकी आंखों में जब नक्सलियों के और आतंकवादियों के शिकार
शहीदों के लिए आंखों में आंसू आ जाए, ये समझ लेना कि आपके अंदर सच्ची राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो गई है और वो सच्चे राष्ट्र से बदलाव ऐसे नहीं है। हमें सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से जो अपने आप को महिमामंडित करते, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने में लगे हुए हैं। हमें सर्वश्रेष्ठ की आवश्यकता नहीं, हमारे को सहज और सरल लोगों की आवश्यकता है जो अपना सा तुम्हें समझे, तुम्हें अपना समझ के स्वीकारे, तुम्हारे सुख दुख में शामिल हो सके और तुम्हारे को अपना बनाकर अपने साथ लेकर आगे चल सके। हमें उपदेशकों की जरूरत नहीं है, हमें बदलाव की आवश्यकता है। हमें प्रभावित करने वाले विचार नहीं चाहिए। आज समाज में धर्म हो, राजनीति हो, समाज हो, प्रत्येक क्षेत्र से प्रभावित करने वाले विचार दिए जाते हैं जो तात्कालिक रूप से आनंदित कर देते हैं, परंतु परिवर्तन नहीं ला सकते। आज हमारे को आवश्यकता है जो हमारे अंदर परिवर्तन ला सके, ऐसे परिवर्तन वाले विचारों की आवश्यकता है। आज समाज को प्रभावित होने वाले विचार दिए जाते हैं ताकि हम भी खुश, तुम भी खुश और घर जाकर दोनों ही अपने अपने कामों में लग जाए और परिवर्तित होने वाले विचार दिए जाते हैं जो समाज से हमारे को जोड़ सके, जो इंसानियत से हमारे को जोड़ सके, जो हमारे कर्तव्य बोध से हमारे को जोड़ सके। हम जिन आदर्शों की बात करते हैं, रातों-रात तैयार किए गए आदर्श, रातों-रात तैयार किए गए आदर्श, इवेंट मैनेज करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, इमेज बिल्डिंग करेंगे, प्रोजेक्शन करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे और अपने आप को सर्वस्व बताएंगे। इनके पास में अच्छे रिसोर्सेज है, इससे आप तक पहुंच पाते हैं, पर इनके पास में अच्छे थॉट्स नहीं डेवलप करने के लिए जो आपको बदल सकते। और दूसरी तरफ है संघर्ष से निर्माण हुए आदर्श है, स्ट्रगल से निर्माण किए गए आदर्श है। जो संघर्ष से निर्माण हुए आदर्श है उनके पास में विचार अच्छे, पर रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, इसलिए वो आप तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए इस गैप में कहीं ना कहीं पर समाज असंतुलन की स्थिति में है और वही कारण है देश में निराशा का वातावरण निर्माण हुआ है। इसलिए सच्चे आदर्श को पहचानें। किसी को भी आदर्श अगर आप मानते हैं, किसी को भी अगर आप आदर्श मानते हैं, किसी को भी आगे नतमस्तक होना है तो मात्र उससे बड़े होना चाहिए, उसके प्रभावमंडल होना चाहिए, और उसको देखिए कि उसने राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए क्या विचार रखे हैं और क्या योगदान दिए हैं। उसके बाद में उसका अनुसरण करिए, नहीं तो वापस आप थके जाओगे और चौराहे पर आकर खड़े हो जाओगे और बाद में कलंकित आप ही होगे कि इस देश का युवा भ्रमित है और भटक गया है। अरे जिस देश के युवाओं को अगर नक्शा ही गलत हाथ में पकड़ा दिया जाए और उनसे बोला जाए कि सही रास्ते की अपेक्षा की जाए, सही लक्ष्य की अपेक्षा की जाए, तो किस तरीके से वो सही लक्ष्य पर पहुंचेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर मैंने 1200 तालाबों का निर्माण किया है, तो अगर 1200 तालाबों का निर्माण किया है, 1000 बच्चे हमारे पास में काफी समाज के हैं, ये मोस्ट क्रिमिनल क्राइम कंसिडर की जाती थी, ये मोस्ट क्रिमिनल क्राइम कंसिडर की जाती थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। अभी तक आजादी मिलने के 60 साल तक आज तक उनका एक भी स्कूल नहीं है, एक भी सोशल लीडरशिप नहीं है, उनको कोई लीडरशिप नहीं मिली, इसलिए वो क्रिमिनल बैकग्राउंड में चले गए। और आज परिस्थिति यह है कि उन्हें क्रिमिनल ट्राइब का पट्टा देकर जो है घोषित कर दिया गया है। इन बच्चों का पहला स्कूल, इस भारतीय समाज का पहला इंस्टीट्यूशन, इस कंट्री का पहला लिटरेट और एजुकेटेड बैच हम लेकर आए। और आपको विश्वास नहीं होगा जितने सुंदर प्रवचन और कीर्तन और कथा कथन वो करते हैं और उनके माध्यम से हमने 10,000 फैमिली को प्राइज फ्री किया और एडिक्शन फ्री करने